पहला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स डिड मिल्टन प्रमोट फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, एंड अपोज लाइसेंसिंग एंड सेंसरशिप, ठीक है, अपोज लाइसेंसिंग एंड सेंसरशिप। तो कौन से वर्क में जॉन मिल्टन ने फ्रीडम ऑफ स्पीच के विषय में बोला है? तो कौन से वर्क में बोला है? तो एरियोपेजेटिका में। किसमें बोला है? एरियोपेजेटिका में। इसी को फ्रीडम ऑफ प्रेस भी बोलते हैं, ठीक है। इस फ्रीडम ऑफ प्रेस में इसी को ही डेडिकेट किया गया है। अब थोड़ा सा देखते हैं इसके विषय में। चलो ये रहा जॉन मिल्टन्स एरियोपेजेटिका ऑफ 1644। तो कब आता है? 1644 में आता है। अ क्रिएशन ऑफ द पब्लिक punishment of press freedom campaigners such as John Lilburn was a powerful call against censorship. When the printing press was first invented, it became one of the greatest enemies of the state and the church, ठीक है। तो जब प्रिंटिंग प्रेस आया था तो वो सबसे ज़्यादा शत्रु बना था किसका? चर्च का बना था, ठीक है। बोथ वर डिटरमाइंड टू कंट्रोल इट, दोनों ने इस पर कंट्रोल करने की कोशिश किया था। मिल्टन्स लास्टिंग इम्प्रेशन हैज़ कम फ्रॉम हिज एपिक पोएम पैराडाइज लॉस्ट, ठीक है। इनकी कौन सी है? पैराडाइज लॉस्ट क्या है? एपिक पोएम है। एट द पोलेमिकल पम्पलेट एरियोपेजेटिका, ठीक है। एरियोपेजेटिका वाज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट जॉन लिलबर्न्स ट्रीटमेंट एंड वाज द फर्स्ट ग्रेट impassioned plea for free speech, reminding Parliament that when God created Adam, He gave him the freedom of choose, ठीक है, freedom to choose. जॉन मिल्टन was a civil servant. जॉन मिल्टन क्या थे? सिविल सर्वेंट थे। इन 1645 जॉन Labour wrote his anti-censorship pamphlets. State control of printing had been introduced by Henry VIII, ठीक है। कौन सी? हेनरी VIII। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश। तो पैराडाइज लॉस्ट कब पब्लिश हुई थी पहली बार? तो 1667 में। कब पब्लिश हुई थी? 1667 में। देखो 1658 से इसको लिखना स्टार्ट करते हैं और 1665 में इसको कंप्लीट करते हैं। और जब ये पहली बार कंप्लीट होती है तो कितनी बुक में होती है? 10 बुक्स में आती है, ठीक है। जब सेकेंड बार पब्लिश होती है तो ये 1674 में पब्लिश होती है। कितनी बुक्स में? तो वो 12 बुक्स, उसे बोलते हैं कैंटो, ठीक है। अब देखते हैं, देखो जॉन मिल्टन्स एपिक पोएम पैराडाइज लॉस्ट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1667, ओरिजिनली रिटन इन 10 बुक्स। ओरिजिनली जो बुक लिखी गई है तो 10 बुक्स में लिखी गई है। अब राइटर वहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर कि इसमें ओरिजिनली कितनी बुक्स है? 10 बुक है, लेकिन उसे पूछ सकता है कि जब इसका सेकेंड एडिशन आया था या उसकी कितनी बुक्स हैं, तो आप 12 बुक मारिएगा, ठीक है। कितनी बुक्स? 12 बुक मारिएगा। लेकिन ओरिजिनली पूछे तब वहाँ पर आप 10 बुक्स मारिएगा। फॉलोइंग द मॉडल ऑफ द वर्जिल्स यूनिट, ये किसको फॉलो करती है? तो वर्जिल्स के यूनिट को फॉलो करती है। इन वर्क मिल्टन एक्सप्लोरर्स द क्रिएशन ऑफ द ह्यूमन काइंड बाय गॉड, द टेम्पटेशन इन एडन, सैटन्स एम्बिशंस एंड फॉल एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सिन, ठीक है। देखो मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज रिलेटेड टू मेरी सेलीज फ्रैंकेस्टाइन, ठीक है। मेरी सेली के ये फ्रैंकेस्टाइन से रिलेटेड है। कॉमर्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस और ऑथर्ड बाय जॉन मिल्टन। कॉमर्स को भी, ये कॉमर्स क्या है? एक मास्क है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस एक क्या है? सोनेट है। जब ये आया था तो किसके नाम से आया था? सोनेट नंबर 19 के नाम से आया था। क्या नाम से आया था? सोनेट नंबर 19 के नाम से आया था। ये सोनेट है, ठीक है। किस फॉर्म में लिखा गया? तो पेट्रार्कन फॉर्म में लिखा गया है। पेट्रार्कन में क्या होते हैं? ऑक्टेव एंड सेस्टेट होते हैं।
अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। इन हुज मेमोरी डिड जॉन मिल्टन राइट? मैं थॉट आई सॉ माई लेट स्पाउस सेंट्स। तो ये किसके लिखा है? तो ये अपनी सेकेंड वाइफ, कौन सी? सेकेंड वाइफ कैथरीन वुडकॉक के लिए लिखा है। ठीक है, सेकेंड वाइफ कैथरीन वुडकॉक, ऑप्शन सी। आइए देखते हैं। देखो, इन 1657 जॉन मिल्टन सेकेंड वाइफ कैथरीन वुडकॉक डाइड। ठीक है, कब मरती हैं इनकी वाइफ? तो 1657 में मर जाती हैं सेकेंड वाइफ। द मैन हु राइट्स मैं थॉट आई सॉ माई लेट स्पाउस सेंट्स इज वन ऑफ द सफर्स अ टॉन ऑफ द एक्सट्रीम बमर्स all in row all the while dealing with a physical infirmity. His blindness which caused him to doubt his ability to carry out the work that is most meaningful to him. मैं थॉट आई सा माई लेट स्पाउस सेंट्स इज अ सोनेट। ये क्या है? ये तो है, ये सोनेट है। ठीक है, किसको डेडिकेटेड है? उनकी वाइफ को डेडिकेटेड है, कैथरीन वुडकॉक को। मैरी पॉवेल वाज मिल्टन्स फर्स्ट वाइफ। मैरी पॉवेल इनकी कौन सी पहली वाइफ होती है? मैरी पॉवेल जब इनसे शादी होती है तो उनकी उम्र 17 ईयर होती है और उनकी 34 ईयर होती है। मिल्टन की कितनी एज होती है? 34 ईयर एज उनकी होती है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाय व्हाट एज हैड मिल्टन बिकम टोटली ब्लाइंड? जॉन मिल्टन टोटली ब्लाइंड कब हो जाते हैं? तो वो 1652 में टोटली ब्लाइंड हो जाते हैं। ठीक है, तो इनका 1608 में इनका जन्म हुआ था। अब जब 1652 में ये पूरी तरह से ब्लाइंड हो जाते हैं तो टोटल कितनी हो जाएगी? तो वो 44 की एज में पूरी तरह से ये ब्लाइंड हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आइए देखते हैं। जॉन मिल्टन लॉस्ट हिज आईसाइट एट द एज ऑफ 44 ड्यू टू एक्सेसिव राइटिंग दैट ही हैड टू डू एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट। जब ब्लाइंड हो जाते हैं उसके बाद वो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं। बाय दैट टाइम ही हैड नॉट इवन स्टार्टेड राइटिंग द इपिक। जब वो ब्लाइंड हो जाते हैं तब वो इपिक पोएम नहीं लिखते हैं, उसके बाद ही लिखते हैं। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन बताया था। तो इपिक जो उनकी पैराडाइज लॉस्ट है वो कब से स्टार्ट किए थे? तो 1658 से लिखना स्टार्ट किए थे। ठीक है, थॉमस एवुड वाज हिज यंग लैटिन पपिल फ्रेंड। थॉमस यंग थे, थॉमस एडवर्ड थे, इनके कौन से थे? बचपन के मित्र थे। ठीक है, इन 1649 ही वाज अपॉइंटेड लैटिन सेक्रेटरी। तो वो 1649 में लैटिन सेक्रेटरी के रूप में रखा गया था। कौन उनको अपॉइंट किया था? तो ओलिवर क्रॉमवेल ने किया था। किसने किया था? तो ओलिवर क्रॉमवेल ने किया था। ही वाज आल्सो फेमस फॉर एरोपेजेटिका। वो किसके लिए फेमस है? तो एरोपेजेटिका के लिए फेमस है। अब अ पावरफुल ऐसे रिप्रूविंग सेंसरशिप। देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन वाज जॉन मिल्टन बॉर्न? तो जॉन मिल्टन का जन्म कब होता है? तो इनका 9 दिसंबर कब होता है? 9 दिसंबर 1608 में इनका जन्म होता है और 8 नवंबर 1674 को इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। जॉन मिल्टन वाज बोर्न ऑन 9 दिसंबर 1608 लंदन इंग्लैंड। कहाँ पर होता है? लंदन इंग्लैंड में। ही वॉज अ ग्रेट इंग्लिश पोइट, पम्पलेटियर एंड हिस्टोरियन, considered the most significant English author after William Shakespeare. He is a best known for Paradise Lost. ये किसके लिए जाने जाते हैं? Paradise Lost के लिए जाने जाते हैं। Widely regarded as the greatest epic poem. ये क्या है? Greatest epic poem है। In English, इंग्लिश में, English together with Paradise Lost and Samson Against Stage. It confirms Milton's reputation as one of the greatest English poets. ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हु सेड दैट इन पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट, किसने कहा है मिल्टन्स बिलोंगिंग्स टू द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, तो किसने कहा है, तो इसको कहा है विलियम ब्लैक ने। किसने कहा है, विलियम ब्लैक ने, ऑप्शन डी। ठीक है, ये देखो, इट वॉज विलियम ब्लैक हु ऑर्डर्ड दैट मिल्टन्स बिलोंग्स टू द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। इन पैराडाइज लॉस्ट द रिमार्क implies that Milton unconsciously glorified Satan, especially in book first of Paradise Lost. Satan can certainly possess heroic qualities in Paradise Lost, but if Milton glorify him, it is done consciously but knowingly or unknowingly. Milton is never on the side of the devil. ठीक है, वो कभी डेविल के साइड में नहीं रहे हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेयर वाज जॉन मिल्टन बॉर्न? जॉन मिल्टन का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था लंदन में। ठीक है, लंदन इंग्लैंड में। देखो, जॉन मिल्टन वाज बॉर्न इन 9 दिसंबर 1608 लंदन इंग्लैंड। ही डाइड इन 1674 कब? 8 नवंबर को, 8 नवंबर 1674 को। चार्ल्स डोरेटी died in 1638, was his closest boyhood companion। चार्ल्स डोरेटी मर जाते हैं कब? 1638 में, जो इनके क्या होते हैं? बॉयहुड फ्रेंड होते हैं, कंपेनियन होते हैं। एपिथेलेमियन डेमनिस एंड एलजी कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन विच कम्युनेट डडीज। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ये एलजी इन पर इन्होंने लिखी है। एपिथेलेमियन डेमोनिस, ठीक है, किस पर? डायोडिटीज के ऊपर। आइए हम लोग बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। द फेमस लाइन व्हाट दो द फील्ड बी लॉस्ट ऑल इज नॉट बी इज स्पोकन बाय। ये क्या लिखा है? ये लाइन, ठीक है। व्हाट दो द फील्ड बी लॉस्ट ऑल इज नॉट, जो खोया है वो पूरी तरह से नहीं खेल। तो किसको बोलता है ये? तो ये सैटर्न बोलता है। कौन बोलता है? ये सैटर्न बोलता है। कहाँ पर? पैराडाइज लास्ट में। What though he failed be lost, all is not lost, is the speech of Satan। ये किसकी लाइन? स्पीच है सैटन की। This line is an excellent improvement upon Satan's speech to the internal spirit in Tasso. The passion which contains this line narrated the Satan's attitude of implacable rebellion against tyranny of the institutional religion and a monarchy that offended black as well. To his own reformist ends by investing the predominant tone of the passage, transforming Satan's furious resentment toward his vanquisher into Cynthia's ameliorastics hope that some recompense can be found for the present defeat of her vision of love and equality in the secret sound। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वन ऑफ द फॉलोइंग पोएट वाज निकनेम्ड द लेडी ऑफ क्राइस्ट। तो लेडी ऑफ क्राइस्ट के नाम से किस राइटर को जाना जाता है? बाय फॉलो अंडर ग्रेजुएट्स स्पॉट द करेक्ट नेम ऑफ द स्पॉट। तो किसको जानते हैं लेडी ऑफ क्राइस्ट के नाम से? तो जॉन मिल्टन को। ये कॉलेज में पढ़ते थे जब उनको इस नाम से जाना जाता था, उनके फ्रेंडों के द्वारा ये नाम बुलाया जाता था। ठीक है, आइए देखते हैं। इन 1625 एट द एज ऑफ 16 जॉन मिल्टन इनरोल्ड अ क्राइस्ट चर्च कॉलेज एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। कभी कभी पूछ लेता है कौन सी यूनिवर्सिटी से जॉन मिल्टन पढ़े हुए थे। कौन सी यूनिवर्सिटी पढ़े हुए थे? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। मिल्टन्स फेलो स्टूडेंट्स टीज्ड हिम, उनको चिढ़ाया करते थे। ठीक है, टीज्ड हिम अबाउट हिज फेयर कॉम्प्लेक्शन एंड गेव हिम द निकनेम द लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज। तो उनको लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, द निकनेम likely recalls the Vita Donati, one of the ancient lives of the Roman poet
Virgil, whose author Elias Donatus claims Virgil was called the lady as the student because of his exemplary moral conduct। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। When the assault was intended the city is सोनेट रिटन बाय। ये भी एक क्या है, ये तो ये एक सोनेट है। तो ये किसने लिखा है, तो जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया ये सोनेट है। ठीक है, जॉन मिल्टन ने जितने भी सोनेट लिखे हैं तो किस फॉर्म में लिखे हैं, तो पेट्रार्कियन फॉर्म में लिखे हैं। ठीक है, पेट्रार्कियन सोनेट में, उसी को बोले हैं इटालियन सोनेट। ठीक है, पेट्रार्कियन सोनेट को ही किस नाम से जानते हैं, तो इटालियन सोनेट के नाम से जानते हैं। व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंटेड द सिटी इज सोनेट रिटन बाय जॉन मिल्टन। द ओवरऑल टोन ऑफ द पोएम इज फन एंड टीजिंग। देयर इज नो यूज हैवी साउंड और ट्रेजिक सीरियस वर्ड। द पोएम इज पब्लिश्ड बाय द वेल नोन लिटरेरी पब्लिशर हम्फ्री मोस। किसने इसको पब्लिश किया था, हम्फ्री मोजले ने। किसने किया था, हम्फ्री मोजले ने इसको पब्लिश किया था। आइए देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ये क्या है, तो ये एक अपना ऑड है। क्या ये ऑड है, कब आता है, 1629 में आता है। 25 दिसंबर 1629 को ये आता है। ये पहला इनका वर्क माना जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं थोड़ा सा इसके विषय में। ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी इज एन nativity ode written by John Milton in 1629 and published his poem of John Milton 1645। इसका मिल्टन का जो फर्स्ट वॉल्यूम आता है पोएम्स का वो यही होता है 1645। ठीक है, कब होता है, 1645। It was considered as the early work by John Milton, so in some ways we call it an apprentice। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, तो अप्रेंटिस कह सकते हैं वर्क। द पोएम डिस्क्राइब क्राइस्ट इनकारनेशन। इनकारनेशन में क्या होता है, तो अवतार होता है। ठीक है, एंड इट्स ओवरथ्रो ऑफ द अर्थली एंड पैगन पावर्स। द पोएम आल्सो कनेक्ट द इनकारनेशन विथ क्राइस्ट क्रूसिफिकेशन। ठीक है, क्राइस्ट क्रूसिफिकेशन के विषय में ये बताई गई है। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर द फॉलोइंग इज अ वर्क ऑफ मिल्टन। तो इनमें से कौन सा वर्क जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है। नोहम ऑर्गेनम उनके द्वारा नहीं लिखा गया, तो ये कौन सा लिखा गया है, ओनली ये बी ऑप्शन, डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टिना, ये जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया वर्क है। आइए देखते हैं, देखो अमंग द अबव फॉलोइंग दी डॉक्ट्रिना क्रिस्टिना इज अ वर्क बाय जॉन मिल्टन। रिमेनिंग वर्ड्स एज एंड डेटर्स नोहम ऑर्गेनम किसने लिखा है, तो इट इज़ फिलोसफिकल वर्क बाय फ्रांसिस बेकन। किसके द्वारा लिखा गया है, तो फ्रांसिस बेकन के द्वारा लिखा है। रिटन इन लैटिन एंड पब्लिश इन 1620। किस में लिखा गया है, तो लैटिन वर्क है। ये कब पब्लिश हुआ था, 1620 में। इंडेमियन इट इज़ अ पोएम बाय जॉन कीट्स, फर्स्ट पब्लिश इन 1818। 1818 में पहली बार पब्लिश होती है। कौन लिखता है, तो जॉन कीट्स लिखते हैं। प्रोथैलेमियन ये किसने लिखा है, इट इज़ अ पोएम बाय एडमंड स्पेंसर। अब एडमंड स्पेंसर का जन्म कब होता है, तो 1552 में, और मृत्यु कब होते हैं, 1599 में। ठीक है, इट वाज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पोइट ऑफ द ट्यूडर डायनेस्टी। ट्यूडर डायनेस्टी में ही क्या बोलते हैं, उन्हीं को एलिजाबेथनीज भी बोलते हैं। ठीक है, एलिजाबेथ ट्यूडर डायनेस्टी की लास्ट जो शासक होती हैं, तो वो एलिजाबेथ फर्स्ट होती हैं। ठीक है, ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम विच बुक हैज़ इट हैज़ बीन टेकन टू बी वीक इन मेजरेबल डूइंग और सफरिंग। तो ये किसकी लाइन है, तो ये पैराडाइज लॉस्ट की लाइन है। टू बी वीक इन मेजरेबल डूइंग फॉर और सफरिंग, इसको थोड़ा सा याद रख लीजिए। कभी कभी इसमें स्टूडेंट कन्फ्यूजन में चले जाते हैं कि ये
टेम्पेस्ट की लाइन है, लेकिन ये टेम्पेस्ट की लाइन नहीं है। ये किसकी लाइन है? तो पैराडाइज लॉस्ट की ये लाइन है। आइए देखते हैं थोड़ा सा इसके विषय में। टू बी वीक इन माइजरेबल डूइंग और सफरिंग, these lines have been taken from Paradise Lost, an epic poem in blank verse, 17th century, English poet John Milton. The first version, published in 1667, consists of 10 books. कितनी बुक्स थी? 10 books with over 10,000 lines. कितनी लाइन थी? तो लगभग 10,000 लाइन के ऊपर थी। अब वर्स किस में लिखे गए? वर्स में, ब्लैंक वर्स में लिखी गई, ठीक है। तो और किस वजह से? ग्रैंड स्टाइल लिखी गई। किसमें? ग्रैंड स्टाइल में, ग्रैंड स्टाइल में। आइए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। वन ऑफ द फॉलोइंग वर्स ऑफ मिल्टन इज अ प्रोज वर्क, मेंशन दैट। तो प्रोज वर्क कौन सा है? तो ये इनका है एरोपेजेटिका, ठीक है। कौन सा है? देखो ये भी पोइम है, ये भी पोइम है और ये भी पोइम है, लेकिन पैराडाइज सॉरी जो एरोपेजेटिका है ये तुम्हारी क्या है? ये तो प्रोज वर्क माना जाता है, ठीक है। एरोपेजेटिका इज द मोस्ट फेमस ऑफ द प्रोज वर्क मिल्टन्स because it has outlasted the circumstances of its original publication. On June 1443, the English Parliament passed the law called the Licensing Order, ठीक है। कब पारित किया गया था? तो जून 14 1643 को। विच रिक्वायर्ड दैट ऑल बुक्स बी अप्रूव्ड बाई ऑफिशियल सेंसर बिफोर पब्लिकेशन एंड ऑन नवंबर 23 1644 को मिल्टन रोट एरोपेजेटिका। मिल्टन कब लिखते हैं एरोपेजेटिका? तो नवंबर 23 1644 को। प्लीडिंग फॉर द रिपील ऑफ द लॉ, किसके विरुद्ध में? तो ये लाइसेंसिंग ऑर्डर के अगेंस्ट ये वर्क को लिखते हैं। आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, ठीक है। तो क्या है ये? इट नोटेबल फॉर इट्स ऑटोबायोग्राफिकल पैसेज। ये किसके लिए ये जानी जाती है? ऑटोबायोग्राफिकल पैसेज के लिए जानी जाती है। आइए देखते हैं। पैराडाइज लॉस्ट इज एन इपिक एंड रिलीजियस वर्क। ये क्या है? इपिक एंड रिलीजियस वर्क है। एंड इट्स इन मैनी वेज एंड ऑटोबायोग्राफिकल ऑफ मिल्टन्स। ये ऑटोबायोग्राफिकल पोएम भी मानी जाती है। इन अनदर वे इट इज नोटेबल फॉर इट्स ऑटोबायोग्राफिकल पैसेज। इन दिस वर्क वी फाइंड दैट द होल वर्क पैराडाइज लॉस्ट इज कलर्ड बाय द पर्सनैलिटीज ऑफ द मिल्टन्स, ठीक है। Throughout the poem, some passages stand out among the remaining ones not because they particularly add the story, but because they form from part of the spiritual autobiography of the poet, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की